ओके, तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं 3 गुणे 3 कोटि के आदियों का गुणन। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको वही वाला नियम अपनाना है जैसे मैंने 2 गुणे 2 कोटि का अपनाया है, ठीक। और जैसे हमने क्या किया, पहली पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ गुणा करके लिखा है, वैसे ही इसमें भी, इसमें 3 प्रकार की कोटियाँ आ रही हैं, मतलब कि 3 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं। इसमें भी 3 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ हैं। तो आपको करना क्या है, वैसे ही स्टेप अपनाना है, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा होगा, फिर भी ध्यान समझेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली ही पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली ही पंक्ति तीसरा स्तंभ, और उसको यहाँ 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 लिखते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 1 3 का 2 6 1 में, मतलब इसको उठाया और ऐसे रख दिया, इसको उठाया ऐसे रख दिया, इसको उठा करके ऐसे रखा, तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है। 2 1 3 का देखिए गुणा कर रहा हूँ, 2 का 2 में, फिर 1 का 6 में, 3 का 1 में, गुणा करके सबको जोड़ना है। तो 2 गुना के 4 प्लस यहाँ लिखते हैं a इंटू बी बराबर, एक की बार में मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ लिखेंगे, प्लस कर गुणे करके यहाँ लिखेंगे, कर सकते हैं वैसे। देखिए 2 का 2 में 4 हो गया, फिर प्लस लगाना है, 1 का 6 में गुणा 6 प्लस 3 का 1 में गुणा 3, ये हो गया 1 आया। दूसरा यहाँ पर 2 1 3 का 1 2 1 में, तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर 2 का 1 में 2, 1 का 2 में प्लस करके 2, 3 का 1 में प्लस करके 3, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए 2 1 3 का इस 3 1 0 में है, तो 2 का 3 में 6 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 3 का 0 में 0, बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। अब देखिए, अब वही काम फेरते हैं, दूसरी पंक्ति में आ गया। अब दूसरी पंक्ति का इन तीनों स्तंभों के साथ 3 1 2 का 2 6 1 में, तो 3 का 2 में 6 प्लस 1 का 6 में 6 प्लस 2 का 1 में गुणा 2, ये हो गया। फिर इसी 3 1 2 का 1 2 1 में, तो 3 कम 3 प्लस 1 का 2 में 2 प्लस 2 का 1 में 2, फिर इसी का तीसरे में 3 का 3 में 9 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 2 का 0 में 0, बिल्कुल आसान है, हमें लगता है इससे आसान कुछ नहीं होगा। अगला देखिए, अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में है ना, ठीक। देखिए 6 1 1 का 2 6 1 में, 6 का 2 में हो गया गुणा 12 प्लस 1 का 6 में गुणा 6 प्लस 1 का 1 में गुणा 1, फिर इसी पंक्ति का दूसरी स्तंभ में 6 का 1 में 6 प्लस 1 का 2 में गुणा 2 प्लस 1 का 1 में 1 हो गया। अब इसी का तीसरे में 6 का 3 में 18 प्लस 1 का 1 में 1 प्लस 1 का 0 में 0, ये जो बना है इसकी भी कोटि कितनी है, 3 गुणे 3 है, क्योंकि हमने बताया कि इस आव्यूह की कोटि है 3 गुणा 3, इस आव्यूह की कोटि भी है 3 गुणा 3, तो दोनों में इसकी स्तंभ की संख्या और इसके पंक्ति की संख्या बराबर है, तो इन दोनों का गुणा संभव है। और जब हो ये परिणाम मिलेगा, इन दोनों का गुणनफल जब होकर आएगा, तो उसकी कोटि क्या होगी, 3 गुणा 3 के बराबर, यानी बची हुई इनके बराबर, ठीक है। ऐसे ही मिल रहा है, जोड़ दीजिए इसको, 6 4 10 3 13 हुआ, 2 2 4 3 7, 6 1 7, इसको 6 6 12 13 14, 3 2 5 2 7 हो गया, और 9 1 10, इसको जोड़िए, 12 6 18 और 1 19, 6 2 8 1 9, 18 1 19, ये आ गया फाइनल आंसर। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। तो मैं और किसी और अन्य प्रकार का, जैसे यहाँ पर ये बराबर न हो बल्कि ये दोनों बराबर हो, तब कैसे गुणा होगा, इसको देखेंगे, नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए,
एक हमने दो प्रकार के आव्यूह लिखे हैं जिनकी कोटियाँ अलग अलग हैं, और हमने आपको बताया था कि जब दोनों आव्यूहों के कोटियों में पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बराबर होती है तो दोनों के गुणनफल संभव है। तो इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणा 2। समझ आ रहा है? तो हमने कहा था कि जब इसकी कोटि में स्तंभ की संख्या और इसकी कोटि में पंक्ति की संख्या बराबर है तो दोनों का गुणनफल संभव है। तो क्या यहाँ गुणनफल हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। ठीक। और जब ये दोनों आपस में गुणन हो जाएंगे तो उस गुणनफल की कोटि क्या होगी? इन बची हुई कोटियों के बराबर। ठीक है, देखिए कैसे करना है वैसे आप कर सकते हैं, आसान तरीका है। ये ध्यान रहेगा कि आपको 2 गुणे 2 कोटि का ही आव्यूह बनाना है, क्योंकि जो गुणनफल होकर आएगा उसकी कोटि 2 गुणा 2 होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हमने इसको लिख लिया। ए बी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करना है आपको। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 का 4 में गुणा 12 हुआ, प्लस 1 का 3 में गुणा 3, प्लस 3 का 1 में गुणा 3, ये हो गया। अब कहाँ लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा कि 2 गुणे 2 कोटि का है, मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बनाना पड़ेगा। तो ये पहला हो गया और यहाँ पर लिखेंगे तो इसी पहले वाली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। 3 का 1 में गुणा 3, प्लस 1 का 2 में गुणा 2, प्लस 3 का 4 में गुणा 12। अब यहाँ आ जाएंगे 0 3 1 का गुणा 4 3 1 में, 0 का 4 में गुणा 4, प्लस 4 में 0, प्लस 3 का 3 में गुणा 9, प्लस 1 का 1 में गुणा 1। अब इसमें लिखना है 0 3 1 का गुणा 1 2 4 में करना है, तो 0 का 1 में गुणा हो गया 0, 3 का 2 में गुणा 6, प्लस 1 का 4 में गुणा 4। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह मिल गया। इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 12 6 18, इसको जोड़िए 17 होगा, 9 1 10 और ये देगा 10। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो इस प्रकार से आव्यूह का आप गुणन कर सकते हैं, और इस तरह से मिला जुला करके सवाल दिया जाता है कि जब भी आप गुणनफल निकाल रहे हैं या योगफल, तो आपको मिला जुला करके इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसको आप सावधानी से ही हल करेंगे। और साथ में जैसे हमने योगफल के गुणधर्म पढ़े हैं कि वो योगफल का जो भी गुणधर्म होता है वो साहचर्य नियम होता है, और साथ में क्रम विनिमय नियम होता है। ठीक है, और इसमें योग के तत्मक का अस्तित्व, तत्मक का अर्थ है कि किसी भी आव्यूह में हम किस चीज़ को योग करें कि वही आव्यूह मिल जाए। आंसर है शून्य आव्यूह को योग करने पर वही आव्यूह मिलता है, और शून्य आव्यूह उसको कहते हैं जिसके सभी अवयव शून्य हों। ठीक, पिछले लेक्चर में बताया था। तो उस प्रकार के आव्यूह को बोलते हैं शून्य आव्यूह। तो उस शून्य आव्यूह को उस आव्यूह में जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? वही आव्यूह प्राप्त होगा। जैसे क्लास 6 में या 8 में आप पढ़ कर आए हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है, उसको बोलते हैं तत्समक गुणधर्म। ठीक, इसी प्रकार से इसमें है। और लिखा है योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अर्थ है कि किसी भी आव्यूह में किस चीज़ को जोड़ें कि उसका योगफल शून्य प्राप्त हो जाए। तो आंसर है कि जो आव्यूह है उसके उल्टे चिन्ह का कोई भी आव्यूह जोड़ दिया जाएगा तो दोनों आपस में जुड़ करके शून्य हो जाएंगे। जैसे देखिए 4 में कितना जोड़ने पर 0 होगा? तो आंसर है इसका उल्टा चिन्ह जोड़ देंगे, यानी कि -4 आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 0। इसी प्रकार से इस आव्यूह में भी योग के गुणधर्म के आधार पर योग का प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक है,
यानी कि अगर कोई एक ए आव्यूह है तो हम इसमें उसी के माइनस ए आव्यूह से जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 0। तो हम कहते हैं कि इस ए का जो प्रतिलोम होगा वो माइनस ए वाला आव्यूह होगा। ठीक, इसको अगले वाले किसी टॉपिक में देखेंगे इनवर्स निकालने से संबंधित। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखते हैं कि इस गुणन के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जैसे इस योगफल के गुणधर्म हमने पहले बताया, वैसे ही आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म होते हैं। तो आव्यूहों के गुणन के गुणधर्म का मतलब क्या है? यदि ध्यान देखिएगा, यदि ए बी और सी 3 प्रकार के आव्यूह हैं और हमें इन तीनों का आपस में गुणा करना है, तो आपकी इच्छा जैसी भी, यदि आप ए और बी को आपस में गुणा करने के बाद सी को गुणा करते हैं तो इसका परिणाम वही होगा जो इस ए बी सी में बी और सी को गुणा करने के बाद ए में गुणा करेंगे। दोनों रूप से ये क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम कहते हैं कि 3 आव्यूहों में ये जो नियम होता है उस नियम को कहा जाता है साचर नियम। यानी कि उनको साचर नियम थे, पहले आपस में इनका गुणा करने के बाद तीसरा गुणा करते हैं या इन दोनों को गुणा करके पहला गुणा करते हैं तो दोनों रूप से समान परिणाम मिलता है, इसलिए इसको कहा जाता है गुणन का साचर नियम। दूसरा है वितरण नियम। वितरण नियम बहुत सिंपल है। वितरण का मतलब वितरित हो जाना। जैसे मान लीजिए ये ए नाम का एक आव्यूह है और साथ में अगर हमें इसका बी प्लस सी यानी बी और सी आव्यूह के योगफल में गुणा करना है तो ये क्या हो जाएंगे? ए दोनों के साथ वितरित हो जाएगा। मतलब आप जानते हैं ऐसे लिखा जाता है ए बी प्लस ए सी। जैसे आप लोग को पता होगा कि अगर x का 2 प्लस x में गुणा करना है तो बारी बारी से दोनों में गुणा कर दिया जाता है, तो ऐसा परिणाम मिलता है। इसी प्रकार से यहाँ भी नियम लागू होगा। इस नियम को कहा जाता है वितरण नियम। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको एक बार नोट कीजिए और आगे देखते हैं कि अब कौन सा टॉपिक आता है। इसमें और भी है गुणन के तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व का मतलब जैसे योग के तत्समक में हमने देखा कि ए आव्यूह में हम शून्य कोटि का आव्यूह, शून्य कोटि नहीं, शून्य अवयव वाला आव्यूह वो उसको प्रकट करते हैं। जिस आव्यूह में सभी अवयव शून्य होते हैं उसको प्रतीक के रूप में ऐसे लिखा जाता है ओ। ठीक, तो किसी भी आव्यूह में अगर ओ यानी कि शून्य आव्यूह को जोड़ा जाएगा तब परिणाम हमें ए मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से गुणन में ये नियम दिखाया गया है कि यदि किसी भी आव्यूह में ऐसे नंबर से गुणा करें, जैसे मान लीजिए ए आव्यूह में हम कितने का गुणा करें कि हमें क्या मिल जाए? वही ए आव्यूह मिल जाए। तो आंसर है आइडेंटिटी का गुणा कर दीजिए तो आपको ए ही मिलेगा। ठीक, या इसको ऐसे भी सकते हैं आइडेंटिटी इंटू ए बराबर ए। और आइडेंटिटी को हमने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होता है? तत्समक आव्यूह कहते हैं, यानी कि जिस आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव 1-1 होते हैं और बाकी सब शून्य होते हैं उसको कहते हैं तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी के साथ हम ए का गुणनफल निकालेंगे तो वही वाला ए आव्यूह मिलेगा। तो इस परिणाम को, इस गुणधर्म को कहा जाता है गुणन के तत्समक, गुणन का तत्समक नियम, यानी कि तत्समक का अस्तित्व प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे